So yes, hello everyone, I am Jeet Kumar. Welcome to all of you on this digital platform of Eternal IAS. सभी का स्वागत है एंड सॉरी गाइज कि थोड़ा इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कहीं कुछ काम पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से, बट डोंट वरी फॉर दैट कि वी कवर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हमारे पास्ट में जो भी हमारे आर्टिकल्स रह गए हैं उसको हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। सो आप उससे टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसमें हम कब बता देंगे आपको कि देखो ये पिछला है। हालांकि आज जो बताया वो पिछला करंट अफेयर ही है, इसको हम धीरे धीरे रिदम में लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मेन चीज, अब जब ये आर्टिकल्स हम देखेंगे तो उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट क्या है? देखिए आपको पता है कि बैच लॉन्च हो चुके हैं एटर्नल आईएएस के ऑफलाइन, एंड आप यहां पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक अनाउंसमेंट, ठीक है। चलिए तो पहला जो आपका आर्टिकल है वो है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आपको पता होगा कि सितंबर में भी, ऐसा इसरो का कहना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच 2023 में आदित्य L1 मिशन क्या होगा? लॉन्च होगा। ऐसा कहना है किसका? आपके बेसिकली इसरो का कहना है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक से, ठीक। सो आदित्य L1 मिशन क्या है? भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सन की स्टडी करेगा, सन की लेयर्स की स्टडी करेगा, ठीक है। सन की लेयर्स मतलब 6 लेयर्स में बटा हुआ है सन, है ना। जैसे कन्वेक्टिव कोर है, कन्वेक्टिव जोन है, रेडियोएक्टिव जोन है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है। ये आपने देखा होगा, सुना होगा, या अपनी ज्योग्राफी की बेसिक जो क्लासेस हैं उसमें देखा होगा या फिर पढ़ा होगा टीचर से, ठीक। या उसका एक डायग्राम आपने कहीं ना कहीं करंट में देखा होगा। द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विल बी इंटीग्रेटेड विद आदित्य L1 मिशन। तो ये जो टेलीस्कोप है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा किसके साथ? आदित्य L1 मिशन के साथ। इसलिए क्या है, न्यूज में आया है, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं ताकि कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए। तो पहला स्पेस मिशन है, इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जो कि क्या करेगा? स्टडी करेगा किसकी? सन की। कहां पर? लार्जर पॉइंट पर। कहां पर? लैग्रेंज पॉइंट पर, ठीक है। L1 टोटल 5 है, इनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ द सन एंड अर्थ सिस्टम। वैसे लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है मैं बता देता हूं कि लैग्रेंज पॉइंट जहां पर अर्थ और सन के बीच, मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटी होती है वो इक्वल लगती है। और ग्रेविटी जब इक्वल लगेगी इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। सो इसलिए इसको L1 पॉइंट्स पे रखा जाएगा। टोटल L5 है, उसका एक मैं इमेज भी आपको बता दूंगा। अ सैटेलाइट प्लेस अराउंड द L1 पॉइंट, ठीक। आदित्य L1 कितने केजी का है? 400 केजी का है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये कितने केजी का सैटेलाइट है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे प्री के, तो उसमें एक सैटेलाइट का वजन भी पूछा हुआ है। इवन जो आपकी मिसाइल है, जैसे अग्नि मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता जब पूछी जा सकती है तो किसी सैटेलाइट का वेट भी पूछा जा सकता है। दूसरा, ये PSLV जो व्हीकल है आपका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो हमारे पास 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिससे हम क्या करते हैं? बेसिकली PSLV और GSLV, ज्यादातर इनसे ही करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो लॉन्च है किसी भी सैटेलाइट का या तो GSLV से करते हैं या PSLV से करते हैं। तो आप जब साइंस एंड टेक का बेसिक या फिर फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड SLV आप देखेंगे कि पेलोड कोई ज्यादा ले जा सकता है, कोई कम ले जा सकता है, एक रीयूज व्हीकल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। PSLV एक्सेल से क्या होगा? लॉन्च होगा। और इसका बेसिकली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने क्या कहा था कि सन की क्रोमोस्फेयर, उसका फोटोस्फेयर, ठीक है, और कोरोनल मास इजेक्शन, और ये सारी की सारी चीजों पर क्या करना? स्टडी करना है। देखो कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? सोलर फ्लेयर्स देखिए आपने, मतलब कोरोनल मास इजेक्शन के थ्रू क्या होता है कि सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है वही कोरोनल मास इजेक्शन है, ठीक है। और जो कि जैसे वीनस है,
ठीक है। वीनस से क्या है कि वहां पर इन्वायरमेंट इसलिए नहीं क्योंकि वहां की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पूरी तरीके से वो सोलर फ्लेयर्स खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने आजकल बहुत ज्यादा वो चल रहा है, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि इंडिया जो बेसिकली अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेव कर लेता है किसको, अर्थ को, सोलर फ्लेयर से। ठीक है, ठीक है। लेग्रेंज जो पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं हम। टोटल 5 पॉइंट्स है, ठीक, टोटल 5 पॉइंट्स है। देखिए ये डायग्राम है, ठीक, टोटल 5 पॉइंट्स है। तो यहां पर सन की और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो यहां पर क्या होगी, बेसिकली आपको इक्वल होगी। कुछ अमाउंट में थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कहना कि एग्जैक्ट इक्वल होगी वो थोड़ा गलत होगा। तो यहां पर इस सैटेलाइट को क्या किया जाएगा, प्लेस करा जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 है, ठीक है। सो L1 उसमें रखा जाएगा। अगला आर्टिकल क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो इसने क्या करा है कि इस वाले बैंक ने, जो ये डेवलपमेंट बैंक है, इसने 10,000 करोड़ रेज करे हैं बाय लिस्टेड बॉन्ड, ठीक है, इशुएंस ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स। तो जब आप इसको सबसे पहले कनेक्ट कर सकते हैं GS3 के इकोनॉमी वाले पार्ट से, ठीक है, GS3 के इकोनॉमी वाले पार्ट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखो, आप जब बेसिक पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिबेंचर, ठीक है, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिबेंचर, ये सब आपका क्या है बेसिकली, अगर बात करें तो ये है आपका बेसिक जो आपने पढ़ा होगा अभी तक, या आप क्लासेस में पढ़ेंगे जब भी आप कोर्स जीएस का फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो इन्होंने ये जो पैसा उठाया है 10,000 करोड़ मार्केट से उठाया है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस डेवलपमेंट, इस फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो भाई ये जो है क्या करता है कि जो अपना पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना कि शॉर्ट टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, दे सोर्स फंड फ्रॉम द मार्केट। कहां से पैसा उठाते हैं, मार्केट से, गवर्नमेंट से, एज वेल एज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग यहां पर बैंकों की तरह अपने जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसा डालेंगे और देन उसके बाद ये अपना काम करेंगे, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एक इस वाले, मतलब हर लाइन पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक ऑप्शन यहां से भी बन सकता है कि विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपी NABFID will be set up as a corporate body. Initially set up as a corporate body. Initially central government will own 100% share of its institution, which may be reduced up to 26% in future. ठीक है, तो इसका जो 1 लाख करोड़ के साथ जब ये सेटअप हुआ तो एज ए कॉर्पोरेट बॉडी इसको सेटअप करा था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे चले। अब इसकी जो फंडिंग है तो इसकी इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसी दोनों में इसके पास पैसे आ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बॉन्ड एंड डिबेंचर। इट कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, लाइक आपका SBI हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स, आपके इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक ऑप्शन यहां से भी बन सकता है कि क्या ये इंडिया के बाहर से भी पैसा उठा सकता है, तो बिल्कुल उठा सकता है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो, वहां से भी ये पैसा उठा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यहां से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सपोर्ट डिप अगेन, ट्रेड डेफिसिट हिट 5 मंथ हाई। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापारिक जो घाटा है हमारा, वो पिछले 5 महीने में क्या हो गया, अभी तक का सबसे हाई हो गया है। तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। हालांकि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं GS3 के इकोनॉमी वाले पार्ट से। तो इसके लिए हमें ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पता है क्यों? इसको हमें कहां पढ़ना है, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, इकोनॉमिक सर्वे आएगा या फिर बजट आएगा, तो बजट में पिछले 5 साल का बताते हैं कि देखो पिछले 5 साल में हमने एक्सपोर्ट में ये करा है, इंपोर्ट ये हुआ है, एक्सपोर्ट में हमने ये चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी हैं, ये चीजें हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट करी हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मान लीजिए हम इंपोर्ट करे हैं, हमने कुछ एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा करा है, ठीक है।
किन देशों के साथ करा, तो उसमें अच्छी सी लिस्ट होती है, तो उसका आप वेट करिए। हालांकि आप इसको पढ़ सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है भैया, अगर आपने अभी तक जीएस का फाउंडेशन नहीं किया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि एक साल के अंदर भारत और समस्त विश्व के बीच, भारत और समस्त विश्व के बीच होने वाला जो व्यापार है, एक साल में जो लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन। ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो वी कैन से दिस। ठीक है। मेंटेन कौन करता है? मेंटेन आरबीआई एज पर द आईएमएफ मैनुअल। ठीक है। बैलेंस पेमेंट हमेशा जीरो होता है। कैसे होता है जीरो? देखो, अगर हमारे यहां नेगेटिव में चल रहा है मान लो, तो कहीं पॉजिटिव में चल रहा होगा। ठीक है। अगर हम पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहीं किसी का प्रॉफिट चल रहा होगा और कहीं किसी का क्या होगा? लॉस हुआ होगा। मतलब कहीं किसी ने ज्यादा इंपोर्ट किया होगा, कहीं किसी ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया होगा, और पूरे वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो। याद रखना इस बात को। इसको मैं स्टार कर देता हूं, 3 स्टार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे एक स्टेटमेंट में, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऑलवेज जीरो, ये तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, चलो इसको कट कर देते हैं। ठीक है। तो ये समस्या की बात हो जाएगी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि मान लो कुछ आपने सर्विसेज जो आती हैं, गुड्स सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, ब्याज पे किसी को पैसा दे दिया, कुछ डिविडेंड आया, किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को कोई डोमिनेंस दे दिया। रेमिटेंस क्या होता है कि मान लो हमारे जो भाई बहन हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ पैसा दे रहे हैं। ठीक है। तो वो हम कहां पर काउंट करते हैं? करंट अकाउंट में। ये आप बेसिक पढ़ोगे। ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में जैसे इन्वेस्टमेंट कोई कर दी, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेश ने हमारे यहाँ कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो विदेशी कंट्रियों ने, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा कैपिटल अकाउंट में आया पैसा। अब 2 तरीके से आता है, एक एफडीआई होता है, एक एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है जहां पर पैसा तुरंत नहीं निकल सकता। एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करा है और वो जो पैसा है वो किसी के अंदर आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर, एफपीआई या एफआईआई के अंदर आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। लोन होता है सोवरिन लोन एंड कमर्शियल लोन। सोवरिन लोन जो हमने लिया है, नॉन सोवरिन जो हमने बेसिकली सोवरिन लोन जो हमने लिया दिया जो पैसा है, कमर्शियल लोन। ठीक है। बैंक कैपिटल, एनआरआई अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में आता है कि एनआरआई का जो पैसा जमा है भारत में वो कहां आता है? कहां आता है? बेसिकली आपका कहां पर आता है? आपके कैपिटल अकाउंट में। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेमिटेंस को हम काउंट करते हैं करंट अकाउंट में, लेकिन हम एनआरआई का जो अकाउंट है उसको काउंट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जैसे 2024 का अटेम्प्ट आएगा प्रीलिम्स का, अभी वाला तो हो चुका है। अब इसमें क्या करना है कि जब 2024 का बजट आएगा, ठीक है, फेब में जो बजट आएगा, उसका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें ये सारी की सारी चीजें ट्रेंड दिए होंगे, तो वहां पर हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे जब मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा। ठीक। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है कि यूनेस्को मस्ट एक्ट ऑन द नेशन एग्जिस्टिंग री एंटरिंग ऑन बेसिकली ग्राउंड, जो भी ग्राउंड है। तो बेसिकली इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट मैं बता देता हूं। यूएसए ने दोबारा यूनेस्को को ज्वाइन किया है, ये कंटेक्स्ट है। 2017 में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था वो इससे बाहर हो गया था यूनेस्को से। अभी यूएसए ने दोबारा से यूनेस्को को ज्वाइन किया है। तो चलिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? देखो, आईआर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये क्या चीज है, यूनेस्को क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन की टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 एजेंसी हैं जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। यूनेस्को उनमें से एक है। टोटल कितनी एजेंसीज हैं? 13 एजेंसीज हैं, जिसमें से यूनेस्को क्या है? एक है। ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, इट सीक टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ठीक।
इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, अगेन स्टार कर लीजिए इस पॉइंट को। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, पेरिस में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कितने हैं, 193 है। तो आपसे स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है कि ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर क्या यूनेस्को के मेंबर हैं, तो ये गलत है। क्या कुछ नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। तो 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट आर नॉट यूनाइटेड नेशन मेंबर, तो कुछ ऐसे मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है लेकिन यूनेस्को के मेंबर है। अच्छा, एग्जाम में क्या है कि ये परेशान करता है बहुत ज्यादा चीजें कि क्या यूनेस्को का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना अनिवार्य है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनेस्को का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है 3 ऐसे स्टेट हैं, जैसे कुक आइलैंड है, ठीक है, तो हमारे पास पैलेस्टीन है, तो ऐसे कंट्रीज हैं 3 जो यूनेस्को के मेंबर तो हैं लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं लेकिन यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं, जैसे यूके आपका अभी तो यूनाइटेड स्टेट हो गया था, इजराइल हो गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब घुमा फिरा के पूछता है तो बुद्धि वहां पर चकरा जाती है, ठीक है। तो याद रखना है क्या याद रखना है कि भाई यूनेस्को का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है लेकिन यूनेस्को के भी मेंबर नहीं है, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आराम से बन सकता है। फिर उसके बाद इंडिया क्या करेगा, यूएसए से ड्रोन खरीद रहा है और उस ड्रोन का नाम क्या है, टोटल 31 खरीदेगा, MQ-9 रीपर UAV, अनमैन एयर व्हीकल, ठीक है। ड्रोन खरीदेगा, इस ड्रोन का काम क्या होगा, सर्विलेंस भी कर सकता है और ये क्या कर सकता है, हमला भी कर सकता है, ठीक है। हमला भी कर सकता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और सर्विलेंस भी कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, सो ऑल्सो नोन एज द प्रीडेटर बी के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। और ये क्या है, एक आपका ड्रोन है, इसको याद रखना। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कैसा क्वेश्चन बनता है कि MQ-9 रीपर समटाइम सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, समटाइम सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको वहां पर दे देगा अनमैन एयर व्हीकल, वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये डेवलप करा है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने, बेसिकली यूएसए का है, ठीक है, प्राइमरली फॉर द यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने। इट इज रिमोटली ऑपरेटेड, a 2-person team consisting of pilot and air crew member who operate sensor and guided weapons. The USA used the MQ-9 Reaper for both surveillance and the strikes. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उरी देखिए आपने, उरी में ड्रोन का भी यूज हुआ था, पता है, ठीक है, ड्रोन सैटेलाइट इन सब का यूज हुआ था सर्विलेंस के लिए, अटैक भी कर सकता है। तो यहां इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं किससे, साइंस एंड टेक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 एट नेक्स्ट समिट, ठीक है। सो बिम्स्टेक समिट एट द एंड ऑफ दिस ईयर विल अडॉप्ट बैंकॉक विजन। तो बिम्स्टेक का क्या है, बेसिकली एक समिट होने वाला है इस साल के एंड में, वहां पर वो अडॉप्ट करेगा बैंकॉक विजन 2030। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, तो वैसे इसलिए IR से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये बन जाता है कि बैंकॉक विजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, और बैंकॉक विजन समटाइम सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका होगा बिम्स्टेक। क्या होगा, बिम्स्टेक उसका सही उत्तर होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है प्रीलिम्स में यहां से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर रिलेटेड टू द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से मेंबर है देख लीजिए, देखिए इंडिया तो है ही, ठीक है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक, उसके बाद नेपाल और भूटान, बेसिकली नेपाल और भूटान, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके 7 कंट्रीज हैं
1 2 3 4 5 6 7 जो कंट्रीज हैं ये बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। अब ये बिम्स्टेक बना कैसे, क्या इसकी कहानी है? तो 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन के मतलब साथ, ठीक है। और ये कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। कहां पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में। 1997 में बना था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द बैंकॉक डिक्लेरेशन? तो आपके बिम्स्टेक उनमें से एक है, ठीक। मेंबर कंट्री बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ठीक। उसके बाद चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक क्या होती है? रोटेट होती रहती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे पहले भाई बी का नंबर आएगा, फिर आई का आएगा, फिर एम का आएगा, ऐसे, ठीक है। बी के बाद पहले फिर सी का आएगा, सी नाम से वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। द चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। बैंकॉक समिट सेक्रेटेरिएट कहां पर है इसका? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका में क्या है? बेसिकली आपका इसका सेक्रेटेरिएट है, इसका सचिवालय है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सब रीजन। आपने ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में सुना है? ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच जो ट्राइलेटरल हाईवे, जिसके ऊपर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन भी पूछी थी, ये बिम्स्टेक की मेहरबानी है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड पार्टनरशिप, प्रमोटिंग एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट, द एरिया कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कंट्री। यही जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, प्यारी प्यारी बातें होती हैं। सहयोग करेंगे, इकोनॉमिक रूप से डेवलप करेंगे, सेम चीजें हैं, ठीक है। एक्सेलरेटिंग सपोर्ट ऑफ ईच अदर, द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब इसका मेन विजन है। और ये बैंकॉक विजन 2030 क्या है? प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक बाय 2030, ठीक। यह है थाईलैंड प्रेजेंट बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030। कौन प्रेजेंट करेगा? थाईलैंड प्रेजेंट करेगा। इसको स्टार कर लीजिए। द विजन सेट टू क्लियर डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज एज गोल फॉर बिम्स्टेक कोलैबोरेशन इन द टैकल चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। जो है रीजन में पीस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वही बड़ी बड़ी बातें सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि बिम्स्टेक कौन से डिक्लेरेशन हो गया, बिम्स्टेक विजन जो बैंकॉक विजन है कौन प्रेजेंट करेगा, ठीक है। या बैंकॉक विजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक के कंट्रीज याद कर लीजिए, इनफ फॉर दैट, ठीक है। वरना इसके जो एम जो है वो वही बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी बातें जो सज्जन करते हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट कि जो रह गया है पीछे उसको मैं धीरे धीरे कवर करके एक में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।